डियर स्टूडेंट, जैसे कि कल के वीडियो में हमने ABST सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो देखा था। तो ABST सब्जेक्ट का जो पहला पेपर है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी, आज हम उसकी शुरुआत करते हैं। यूनिट फर्स्ट में जो आपका चैप्टर है सांख्यिकी परिचय कार्य महत्व एवं सीमाएं, स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन फंक्शंस इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक युग जो है वो सांख्यिकी युग या संख्याओं का युग है। संख्याओं के बिना तथ्यों की सत्यता जो है वो अधूरी रहती है और ना ही संख्याओं के बिना कुछ भी प्रमाणित किया जा सकता है, ना ही संख्याओं के बिना कोई निर्णय लिया जा सकता है, ना ही विश्वास किया जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं उनमें भी संख्याओं का या समंकों का उपयोग कहीं न कहीं जो है वो रोज़ाना के कामों में भी किया जाता है। जैसे हम सब्जी खरीदते हैं तो भावों की तुलना करते हैं, या किसी फुटकर व्यापारी से कोई सामान खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं कि ए जो है व्यापारी, उसके पास वस्तु कितने रुपए में मिलेगी, बी जो व्यापारी है उसके पास से हमें कितने रुपए में मिलेगी। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि जो सांख्यिकी है वो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत काम आती है। इसी संबंध में लॉर्ड केल्विन ने भी लिखा है कि अगर किसी विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अगर हम उसे माप सकते हैं या संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं तो हम उस विषय के बारे में कुछ जानते हैं। यदि हम उसे माप नहीं सकते या उसे संख्याओं में व्यक्त नहीं करते तो आपका ज्ञान अल्प और असंतोषजनक प्रकृति का होगा। अब बात ये आती है कि जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है, सांख्यिकी जो है, उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहले तो क्या सांख्यिकी का उपयोग जो है वो शासकों द्वारा अपने राज्य की करारोपण एवं युद्ध संबंधी सामरिक शक्ति को जानने के लिए एवं भूमि के उपयोग और उसको मापने के लिए किया जाता था। राज्य स्टेट से संबंधित होने के कारण इसका अंग्रेजी नाम स्टैटिस्टिक्स हुआ। इस शब्द की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेट से निकला, फिर लैटिन भाषा में स्टेट को स्टेटस, रोमन भाषा में स्टेटो, जर्मन भाषा में स्टैटिस्टिक, इटली भाषा में स्टेटिस्टा कहा जाता है। और इस शब्द की जो उत्पत्ति है सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग है वो 1749 में फ्राइड, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ है गोटफ्राइड आकेनवाल, उन्होंने किया था। हम देख सकते हैं तो स्टैटिस्टिक शब्द जो है उसका सबसे पहले उपयोग 1749 में जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गोटफ्राइड आकेनवाल ने किया था, जिन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि जो सांख्यिकी शब्द है, सांख्यिकी जो है शब्द की उत्पत्ति तो जो है वो सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया। अब सांख्यिकी जो है उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो सांख्यिकी का अर्थ जो है या उसको परिभाषित करने के लिए उसको दो भागों में बांटा जाता है, बहुवचन के रूप में और एकवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से तात्पर्य आंकड़ों या समंकों से है, जैसे कि मूल्य समंक हो सकते हैं, कृषि समंक है, बेरोजगारी समंक है, शिक्षा साक्षरता से संबंधित समंक है, और भी कोई हो सकते हैं। और एकवचन के रूप में सांख्यिकी से तात्पर्य सांख्यिकीय विधियों से है, जिनकी मदद से समंकों का संकलन, विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी हुई, जैसे वेबस्टर के अनुसार, यूल कैंडाल के अनुसार, डॉक्टर बाउले के अनुसार, कॉर्नर के अनुसार। तो परिभाषाएं आप उनके आधार पे देख सकते हैं। और बाकी जो है मोटे रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या है कि आंकड़े या समंक या सांख्यिकीय विधियाँ जिनसे समंकों का संकलन, विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है। फिर अब जैसे कि इसमें बहुवचन के रूप में है कि सांख्यिकी जो है वो तथ्यों या आंकड़ों का समूह है। तो तथ्य क्या है, समंक क्या है। तो समंक जो है वो क्या है, तथ्यों का समूह है। आप इसमें देख सकते हैं समंकों की विशेषताएं जो हैं। तो सबसे पहली विशेषता आती है कि समंक तथ्यों का समूह है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मतलब अगर कोई एक तथ्य है तो उसको समंक नहीं कहा जा सकता। अनेक तथ्यों का अगर समूह है तो उसको समंक कहा जाएगा। जैसे कि किसी एक परिवार की ही आय दे दी, या किसी एक पर्सन जो है उसका ही एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो उसको समंक नहीं कहा जाएगा। उसको तब कहा जाएगा जब एक परिवार के साथ आप दो या दो से ज़्यादा परिवार की आय दी हुई है, तो उसको समंक कहा जाएगा। फिर दूसरी बात है समंक संख्याओं में व्यक्त होते हैं। तो समंक जो है, जैसे अगर कोई गुण है, स्वस्थ है, कोई धनवान है, कोई बुद्धिमान है, कोई सुंदर है, तो उनको समंक नहीं कहा जाएगा। समंक उनको तभी कहा जाएगा जब वो संख्याओं में
व्यक्त हो, जैसे कि राम जो है उसकी आय इतनी है या राम जो है उसकी उम्र इतनी है, तो ऐसी सूचना जो संख्याओं में व्यक्त हो सकती है वो समंक कहलाएगी। फिर है कि समंक पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। तो समंक जो है वो खुद उत्पन्न नहीं होते, वो एक सीमा तक विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा है तो उस रिजल्ट में बहुत सारे जो फैक्टर है वो योगदान देते हैं, जैसे कि उसकी पढ़ाई का स्तर क्या रहा, उत्तम पढ़ाई की व्यवस्था जो है, उसका खुद का परिश्रम जो है, प्रश्न पत्र जो है वो सरल थे या नहीं, परीक्षक जो है उसका दृष्टिकोण क्या था। फिर है कि जो समंकों का संकलन है वो गणना या तो गणना से होगा या अनुमान द्वारा किया जाएगा। फिर है कि समंक जो है उनमें शुद्धता का स्तर जो है वो होना, यथोचित शुद्धता का स्तर उसमें होना चाहिए। हाँ, फिर है पूर्व निर्धारित उद्देश्य। तो समंक संकलन से पहले उनका उद्देश्य जो है वो स्पष्ट रूप से निर्धारित होना चाहिए, अन्यथा जो है वो समंक जो आप संकलित कर रहे हैं, जो समंक आप कलेक्शन, जिन समंकों का आप कलेक्शन कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन, तो वो आपका वेस्ट चला जाएगा। तो उनके पीछे कोई ना कोई जो है प्री डिटरमाइंड पर्पज जो है होना जरूरी है। फिर है समंकों का सुव्यवस्थित संकलन। तो जो समंक आपने इकट्ठा किए हैं, जो डेटा आपने कलेक्ट किए हैं, उनका एक सिस्टमेटिक कलेक्शन जो है वो भी करना होगा। अगर उनका सिस्टमेटिक कलेक्शन नहीं किया गया तो उसमें अशुद्धि की संभावना जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर है समंक परस्पर तुलना योग्य होने चाहिए। तो जो समंक हैं आपके वो तभी यूज़फुल होंगे जब एक दूसरे से कंपेयर करने लायक हो और उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब सजातीयता या एकता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जनसंख्या की तुलना कर रहे हैं, मतलब अगर जनसंख्या का कोई डेटा दिया हुआ है तो उसकी तुलना अपन अन्य राष्ट्रों की जनसंख्या से कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्सन जो है उसकी ऊंचाई की तुलना जो है वो हम वृक्ष की ऊंचाई से नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपस में सजाती नहीं है। तो समंक जो है वो ऐसे होना चाहिए जो तुलना योग्य हो। अब आप इसमें देख सकते हैं आपके सामने, मतलब कोई भी जो फैक्ट है, कई बार आपके क्वेश्चन भी आता है कि सभी सांख्यिकीय समंक संख्यात्मक तथ्य है, किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते। ऑल द स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, बट ऑल द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो ये इसलिए क्योंकि तथ्य तो कुछ भी हो, लेकिन समंक होने के लिए उसमें जो है सजातीयता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तुलनात्मक होनी चाहिए वो, और संख्या के रूप में प्रस्तुत होने चाहिए। तो 3 गुण उनमें होने चाहिए: यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेटिबिलिटी, तुलनात्मकता, सजातीयता, और संख्यात्मक रूप में व्यक्त, तो मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में आप उनको प्रेजेंट कर सकते हो। अब आप इसमें एक इलस्ट्रेशन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्न समंक जो है वो निम्न समंक है या नहीं, कारण सहित बताइए। तो इसमें जैसे सबसे पहला आपको दे रखा है कि एकता की लंबाई 1 मीटर है और वह कक्षा 10 में पढ़ती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 3 गुण हमें देखने हैं: तुलनात्मकता, सजातीयता और संख्यात्मकता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें संख्यात्मक तो है, जो वह कक्षा 10 है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, तो संख्यात्मक तो है ये, लेकिन इसमें न तो तुलनीयता है क्योंकि यहाँ लंबाई और क्लास दे रखी है, और ना इनमें सजातीयता है क्योंकि लंबाई की तुलना लंबाई से होती है। तो लंबाई और कक्षा तो ये सजाती नहीं है, सेम उसमें मैटरियलिटी इनकी नहीं है। फिर दूसरा आप देखते हो कि विनोद अजय से अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि विनोद की तुलना किससे हो रही है? अजय से। तो यहाँ तुलनात्मकता तो है, इनको कंपेयर तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ जो है वो गुण दिया हुआ है जिसको अपन संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। बुद्धिमान कितना है वो किस संख्या में उसको नहीं मापा जा सकता। तो यहाँ तुलनात्मकता नहीं है, सजातीयता भी है, यहाँ पे संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं है क्योंकि यहाँ तुलना तो हो रही है विनोद और अजय की, और सजातीय भी है क्योंकि बुद्धि की तुलना हुई है, लेकिन बुद्धि को हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ये भी समंक नहीं है। फिर तीसरा दिया हुआ है कि राम नारायण की आयु 65 वर्ष है। तो यहाँ पर केवल 1% जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वो संख्या में तो है, लेकिन यहाँ पर जो है वो तुलना किससे करे, क्योंकि केवल एक व्यक्ति की दी हुई है सूचना आपको, तो यहाँ तुलनात्मकता नहीं है और ना ही सजातीयता है, तो इसलिए ये भी समंक नहीं है। फिर फोर्थ इसमें जैसे आपको दे रखा है कि लागत लेखांकन में 50%, रमेश ने 50% और सुरेश चंद ने 40% अंक प्राप्त किए।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें तीन जो है स्टूडेंट उनके बारे में कहा गया है। तो तुलनात्मकता तो है, क्योंकि अशोक, रमेश, सुरेश, तो एक से ज़्यादा पर्सन इसमें है, तो तुलनात्मकता तो है। और फिर यहाँ पर जो इनके मार्क्स दिए हुए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, लागत लेखांकन में, तो तुलनात्मक